पूरी तरह से वो तो उसे कहते हैं ना कि इतनी अदावत हो गई थी, मन में इतनी टीस बन गई थी कि फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते थे सच में। तो इसलिए रोजाना षड्यंत्र रचे जाते थे कि कैसे डाउन किया जाए, कैसे निपटाया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे इस आरोप को सिद्ध किया जाए कि ये बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। अशोक गहलोत का इतिहास जो भी जानता है वो जानता है कि सरकारों में आने के लिए वो हर वक्त पर किसी न किसी को निपटाने की प्रक्रिया चलती रहती थी। और जिस प्रक्रिया में आपने उनका साथ दिया था उस वक्त सचिन पायलट को निपटाने का काम चल रहा था। और उसी वजह से जो बाड़ेबंदी जैसलमेर में हुई, जो बाड़ेबंदी फेयरबाउंड में हुई, वो सारी बाड़ेबंदियां हो रही थी और उन्हीं बाड़ेबंदियों के लिए फ़ोन टेपिंग भी कर रहे थे। किस हद तक सचिन पायलट को निपटाने के लिए वो अग्रसर थे, अब इस बात का भी खुलासा कर। पूरी तरह से वो तो उसे कहते हैं ना कि इतनी अदावत हो गई थी, मन में इतनी टीस भर गई थी कि फूटी आंख भी देखना नहीं चाहते थे सचिन पायलट को। तो इसलिए रोजाना षड्यंत्र रचे जाते थे कि कैसे डाउन किया जाए, कैसे निपटाया जाए, कैसे खत्म किया जाए, कैसे इस आरोप को सिद्ध किया जाए कि ये बीजेपी के साथ मिलकर कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र रच रहे हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत जी के साथ मिलकर सचिन पायलट इस प्रदेश में सरकार को गिराना चाहते हैं। तो वो तो इन सभी चीजों को एक कहते हैं ना कि प्रमाणित करने में लगे हुए थे, इसलिए तरह तरह के रोज रोज षड्यंत्र प्रमाणित करने के लिए अपने लोगों के भी फोन टेपिंग करवाई। हाँ, प्रमाणित करने के लिए अब देखो, जो लोग 13 या जितने भी इनके साथ गए थे, सचिन पायलट जी के साथ 18 लोग थे या 19 लोग थे, जो भी लोग इनके साथ वहाँ मानेसर गए थे, लगभग सभी लोगों के फ़ोन सर्विलांस पे थे। दूसरा, जो लोग इनके साथ फेयरमाउंट में थे उनमें से भी बहुत सारे लोग हैं जिनके फ़ोन इन्होंने सर्विलांस पे लिए थे, क्योंकि इनको भरोसा नहीं है। और जो व्यक्ति अपने मन में कहीं कोई गलती करता है उसे डर रहता है कि मेरे 2 विधायक कम नहीं हो जाएं, वरना तो मेरी तो सरकार गिर जाएगी, खत्म हो जाएगी। कुर्सी बचाए रखने के लिए, अपने आप को मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए जिस हद तक भी जाना चाहिए उससे भी कई गुना आगे जाने का इन्होंने प्रयास किया। इसके अलावा जो 25 सितंबर की घटना थी, जब इन्होंने कहीं ना कहीं पूरी कांग्रेस की आलाकमान से एक अदावत कर ली थी और पूरी तरह से इन्हीं के दो लोगों ने अपने घरों पे लोगों को बुला लिया था, वो भी कमांड क्या अशोक गहलोत की ही थी? पूरा प्रकरण प्रायोजित था, यहीं के डायरेक्शंस पे वो सारी चीज़ें हुई थी। वरना कौन ऐसा करता है कि मुख्यमंत्री निवास पर विधायक दल की बैठक होनी हो और विधायक सारे पहुंच जाएं अपने शांति धारीवाल जी के यहाँ, और वहाँ से बसों में बैठ के वो पहुँचे स्पीकर साहब के यहाँ। तो ऐसा मुमकिन नहीं होता। दूसरा, जब पर्यवेक्षक आए हुए हैं, उस दिन आप यहाँ से चले गए हैं जैसलमेर। जैसलमेर में वहाँ माता के दर्शन करने के बाद आप मुझे फ़ोन करके ये कह रहे हैं कि मीडिया में ये खबर चलवाओ कि जितने विधायक शांति धारीवाल जी के यहाँ इकट्ठे हुए हैं उनकी एक ही मांग है। उनकी जो मांग है वो ये है कि हम में से किसी को मुख्यमंत्री बना दो, सचिन पायलट नहीं बनना चाहिए। मुझे ये कह के खबर चलवाई गई। तो पूरा का पूरा प्रकरण उस दिन का प्रायोजित था कि वो सारे लोग वहाँ नहीं आके, मैं मुख्यमंत्री निवास पे था, सचिन पायलट जी वहाँ आए, विधायक दल की बैठक के लिए वो वहाँ आए और इंतजार कर रहे थे कि बाकी विधायक कब आएंगे, लेकिन वो इंतजार करते ही रह गए। जो एजेंडा या जो मंशा आला कमान की पर्यवेक्षकों को भेज के यहाँ विधायक दल की बैठक करवाने की थी, और उसमें क्या एजेंडा था ये उन्हें ही पता। हो सकता है वो किसी नए नेता को चुनते या कुछ और अनाउंस करते, लेकिन वो दल की बैठक होने तो देते। आपके मुख्यमंत्री निवास पर, कहाँ वो होनी थी? मुख्यमंत्री निवास पर। अगर मुख्यमंत्री निवास पर वो बैठक नहीं हुई तो सीधे तौर पर आपने आला कमान की अवमानना की, उस आला कमान की जो आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहते थे। फिर क्यों आला कमान उसके बाद भी शांति धारीवाल को टिकट दे रही थी, उनकी हर बातें मान रही थी? क्या कोई आला कमान को अनड्यू फेवर किया जा रहा था जिसकी वजह से इन सब चीजों के बावजूद भी उनकी बातें मानी जा रही? इन्होंने ये विश्वास दिलाने का प्रयास किया था ना कि भाई मैं हर हाल में सरकार की वापसी करवाऊंगा, आप छोड़ दो सब कुछ, हम करेंगे, मेरे ऊपर जिम्मेदारी छोड़ दो। तो अब इतना तो केंद्रीय नेतृत्व और आला कमान भरोसा करता ही है अपने मुख्यमंत्री पे कि भाई इनको इनके तरीके से काम करने दो, ये विश्वास दिला रहे हैं कि हर हाल में वापसी करवाएंगे। तो वही उन्होंने किया, लेकिन धोखा दिया, आला कमान को अंधेरे में रखा, उनके साथ चीट किया, उन्हें वास्तविकता उन तक पहुंचने ही नहीं दी। आपको ध्यान है जब सीईसी की मीटिंग होती थी तो ये कहा जाता था कि सिंगल नाम ही क्यों आया है और बाकी के नए नाम क्यों नहीं है, क्यों नए चेहरे नहीं है? तो
यही कहते थे ना कि यही लोग हैं, बाकी तो कोई कैंडिडेट हो ही नहीं सकता। तो ये सारा मैनिपुलेशन जो था वो सब इन्हीं का किया धरा था। इन्होंने अपनी 100% चलाई, जिसको चाहा उसी को तो टिकट दिलवाया इन्होंने वापस, वरना ये चाहते तो नए लोगों को भी तो मिल सकता था। जिन नए लोगों को मिला उनमें से 80% वापस चुनाव जीत के आए अगर ये प्रयोग करते। और जिन लोगों के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, मैंने पहले भी आपको कहा था कि सरकार के खिलाफ या मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी नहीं है, व्यक्तिगत वहाँ का विधायक, वहाँ का जनप्रतिनिधि या वहाँ का मंत्री, उसके खिलाफ लोगों में नाराजगी है, वो उसे दोबारा जनप्रतिनिधि नहीं बनने देना चाहते। तो जब ये रिपोर्ट्स आपको हमने भी दी थी, स्वतंत्र एजेंसियों ने भी दी थी, मीडिया भी बोल रहा था, वो भी आपको आके ये बता रहा था कि इनको टिकट रिपीट किए तो ये हारेंगे, बावजूद आपने ऑब्लाइज करने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपका उस वक्त साथ दिया था, ऐसा आप सोचते थे, उनको आपने टिकट दिया और स्थिति देख लो। देखिए, राजनीति करने वाले व्यक्ति का या किसी भी दल का क्या एजेंडा होना चाहिए कि हमें सरकार बनानी है। आपकी प्राथमिकता सरकार बनाने से ज्यादा अपने लोगों को ऑब्लाइज करने की हो गई, तो परिणाम हम सबके सामने है। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।